हेलो, मैं हूं अव्वल। अगर मेरी शक्ल ऐसी ना होती और ऐसी होती तो क्या तब भी आप मेरी वीडियोस देखते? हाँ, शायद देखते, और इससे भी ज्यादा देखते। और तब मैं भद्दी शक्ल वाले अंकल के नाम से मशहूर होता, पर आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए तब भी पूरी मेहनत कर रहा होता। कहना मैं ये चाहता हूं कि कभी कभी कोई चीज, कोई बात हमें दिखती तो बुरी है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका अंजाम अच्छा ही होता है। करेला, बैंगन और वो सब भद्दी सब्जियां, इनके बारे में भी तो यही कहा जाता है कि इनकी शक्ल पे मत जाइए जनाब, इनके अंदर छिपे गुणों को देखिए। इसी तरह से हमारे आज के इंग्लिश वर्ड्स हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कोई ऐसी बात जो दिखने में तो दुर्भाग्य की बात लगे, बदनसीबी वाली बात लगे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा छुपा हो, जिसका एहसास हमें बाद में हो। कोई ऐसा वाक्यात या कोई ऐसी घटना घटे जो लगे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके फलस्वरूप, उसके नतीजे में कुछ अच्छा ही हो जाए। दुख के भेष में सुख। जैसे किसी की फ्लाइट मिस हो जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन बाद में जब पता चले कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई तो वो शुक्र मनाएगा कि वो उस फ्लाइट में नहीं था। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। His illness was a blessing in disguise because it made him realize that health insurance is important. उसकी बीमारी के कारण उसको एहसास हो गया कि हेल्थ इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है। सो बीमारी होना बुरी बात थी, लेकिन उसके फलस्वरूप, उसके नतीजे में वो एहसास होना कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, ये अच्छा हुआ। एक और एग्जांपल, The delay in accepting the job offer was a blessing in disguise for him because he got a better offer from another company in the meantime. अच्छा हुआ कि जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में उसको देर हो गई, क्योंकि उतने में उसको एक बेटर जॉब ऑफर मिल गया किसी दूसरी कंपनी से। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। My tough job is a blessing in disguise because I am learning to face challenges. मेरी नौकरी मुश्किल जरूर है, पर इसमें मैं कठिन हालातों का सामना करना सीख रहा हूं। हेलो, मैं हूं अव्वल। आज मैं सोच रहा हूं कि हेयर कट करवा लूं। अरे मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में हेयर कट करवाने की आज सोच रहा हूं। यकीन नहीं आ रहा? लो, देख लो, मैं सच में हेयर कट करवाने की सोच रहा हूं, लेकिन फिर आलस भी आ रहा है। पहले ही बहुत सारे काम हैं, आप लोगों के YouTube कमेंट्स भी देखने हैं, इस वीडियो को रिलीज भी करना है, कहां टाइम मिल पाएगा। चलो देखते हैं कि मैं हेयर कट करवाने जाता हूं कि नहीं, पर अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी फाइनल नहीं किया। अभी तक मेरा ये प्लान हवा में है। इट इज अप इन द एयर। यही है हमारे आज के इंग्लिश वर्ड्स, अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब है किसी बात के बारे में अभी निर्णय ना लिया हो, अभी डिसाइड ना किया हो, अभी फैसला ना लिया हो। सो जब तक उस बात के लिए निर्णय लेना बाकी हो, डिसीजन लेना पेंडिंग हो, तब तक वो प्लान, वो डिसीजन, वो निर्णय हवा में होता है। इट इज अप इन द एयर। एग्जाम्पल, द प्लान टू गो टू द मूवी इज अप इन द एयर। मूवी देखने जाने का प्लान अभी पक्का नहीं है, अभी हवा में है। एक और एग्जांपल, The decision about playing the cricket match is up in the air until the umpires inspect the pitch. जब तक कि अंपायर्स पिच को चेक नहीं कर लेते कि वो खेलने लायक है या नहीं, तब तक मैच होगा या नहीं, ये पक्का नहीं है। इन वर्ड्स को याद करने का एक और तरीका बताता हूं। मानो कि आपने हवा में एक सिक्का उछाला। अब जब तक वो सिक्का हवा में है, जब तक वो आपके हाथ में वापस नहीं आ जाता या जमीन पे नहीं गिर जाता, तब तक आपको क्या पता कि हेड आएगा या टेल। वो रिजल्ट अभी तो हवा में है। इसी तरह से आपका प्लान, आपका डिसीजन जब तक फाइनल नहीं हो जाता, वो हवा में है। इट इज अप इन द एयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। The start date of our exams is still up in the air. हमारे एग्जाम्स के शुरू होने की डेट अभी भी पक्की नहीं हुई, अभी भी डिसाइडेड नहीं है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, द डिसीजन टू मेक अ न्यू फ्लाईओवर इज अप इन द एयर। सरकार बदलने के बाद नए फ्लाईओवर बनाने का फैसला अभी टल गया है। अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। पता नहीं डिसीजन कब आएगा, पता नहीं फ्लाईओवर कब बनाया जाएगा। उसका प्लान इट्स अप इन द एयर, अभी हवा में है। हेलो, मैं हूं अव्वल। हाँ, मालूम है आपके नेक्स्ट इंग्लिश लेसन का टाइम हो गया है, पर अभी मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं एक पजल सॉल्व कर रहा हूं। इसमें ना, इधर आइए, अरे आइए ना। इस पजल में मुझे सिर्फ 4 सीधी लाइंस ही लगानी है और सारे के सारे डॉट्स को मिलाना है। रूल ये है कि मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, पर एक बार शुरू कर लिया तो पेन नहीं उठाना और किसी लाइन पे दोबारा से नहीं जाना। ये तो होने वाला नहीं, हम आज के इंग्लिश वर्ड्स ही देख लेते हैं। आज के इंग्लिश वर्ड्स हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक मिनट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक आइडिया आया, पजल की एक ट्राई और करते हैं। रूल में यह था कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, डॉट से बने हुए उस एरिया में शुरू करना जरूरी नहीं था। सो क्यों ना हम आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करें। 1 2 3 4, सारे के सारे डॉट्स भी कनेक्ट हो गए। हमारा आउट ऑफ द बॉक्स काम कर गया। यस, हाँ, आप समझ गए, इसी पजल से बने हैं ये वर्ड्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और इसको हम थिंक आउटसाइड द बॉक्स भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। चलिए देखते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है दायरे से बाहर सोचना, सामान्य से ऊपर सोचना, थोड़ा हट के सोचना, नए नजरिए से सोचना। एग्जाम्पल, यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तुम हमेशा थोड़ा हट के सोचते हो। वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हमें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आई लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर, ही ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर पसंद हैं, वो हमेशा कुछ अलग सोचते हैं। साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि हमारा दिमाग एक सीमा बना लेता है, एक दायरा तय कर लेता है और फिर उसी लिमिट के अंदर अंदर सोचता रहता है। इसीलिए इन वर्ड्स का मतलब है कि दायरे से बाहर सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना। साइंटिस्ट तो क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए एक्टिविटीज भी बताते हैं, जैसे कि अपने काम के सब्जेक्ट से हट के किसी और सब्जेक्ट को स्टडी करो, किसी बच्चे के साथ अपने आइडियाज को डिस्कस करो और उसका ओपिनियन लो, किसी चीज को उल्टा करके देखो और सोचो कि ये किस किस तरह से लग सकती है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि अगर आइडियाज लाने हो तो नहाने चले जाओ। वैसे ये वाला मैं नहीं करने वाला हूं। जैसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कुछ अलग सोचना, तो अगर हम थिंक वर्ड हटा देते हैं तो रह जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कुछ अलग। तो कुछ अलग किसी का आइडिया भी हो सकता है। योर आइडियाज आर आउट ऑफ द बॉक्स। तुम्हारे आइडियाज बहुत अलग होते हैं। वैसे हम आमतौर पे अपने बारे में ये वर्ड्स यूज नहीं करते। हम नहीं कहते कि आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मैं कुछ अलग कुछ हटके सोचता हूं, क्योंकि अपने बारे में तारीफ करना थोड़ा अजीब हो जाता है। पर आप इस वीडियो की तारीफ जरूर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। हेलो, मैं हूं अव्वल। आज की इस वीडियो में जिन इंग्लिश वर्ड्स को हम सीखने जा रहे हैं, बहुत से लोग उन वर्ड्स को गलत यूज करते हैं और अगर वो वर्ड्स किसी और से सुनते भी हैं तो उनका मीनिंग गलत समझ लेते हैं। सो हमारे आज के इंग्लिश वर्ड्स हैं फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए, फॉर एवर। ही हैज बिकम अ वेजिटेरियन फॉर गुड। वो हमेशा के लिए शाकाहारी हो गया है, वेजिटेरियन हो गया है। ही हैज बिकम वेजिटेरियन फॉर गुड।
इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे के लिए वेजिटेरियन हो गया है या फिर बहुत अच्छी बात है कि वो वेजिटेरियन हो गया है। इस सेंटेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हमेशा के लिए वेजिटेरियन हो गया है, वो दोबारा कभी नॉनवेज नहीं खाएगा। He has become vegetarian for good. She is going to America for good. वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, वो वहां सेटल हो रही है। She is going to America for good. आपको इन वर्ड्स का मतलब बताने के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक कि आप ये वर्ड्स को अपनी डेली इंग्लिश का पार्ट बनाएं, उनको बोला करें, और दूसरा ये कि अगर आप इन वर्ड्स को किसी से सुने तो आप उनका सही मतलब समझ के आगे बात कर सकें। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया और वो काफी दिनों से बीमार चल रहा था। उसने मुझे फोन पे बताया कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। और उसकी बात सुनते ही मैंने कहा, इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। अगर तुम सेहतमंद रहना चाहते हो तो सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ दो। इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। कुछ और एग्जाम्पल्स। द कंपनी हैज क्लोज्ड इट्स लंडन ब्रांच फॉर गुड। द पुलिस हैज क्लोज्ड दिस केस फॉर गुड। द टेररिज्म शुड एंड फॉर गुड। हेलो, मैं हूं अव्वल। सबसे पहले थैंक यू। आपके लाइक्स और कमेंट्स देखकर मुझे खुशी है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। लोग मुझे कहते हैं कि हम आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट न्यू वर्ड्स सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। उत्सुक रहते हैं। न्यू वर्ड्स सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। सुनने के लिए उत्सुक रहना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमारे आज के वर्ड्स इसी से रिलेटेड हैं। हमारे आज के इंग्लिश वर्ड्स हैं ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब है किसी बात को सुनने के लिए उत्सुक होना या किसी बात को पूरी सतर्कता के साथ पूरे ध्यान से सुनना या सुनने के लिए तैयार रहना। आई एम ऑल ईयर्स टू हियर योर स्टोरी। मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हूं। शी इज ऑल ईयर्स टू हियर दिस रेसिपी। वो इस रेसिपी को सुनने के लिए उत्सुक है। मुझे कल एक इंश्योरेंस एजेंट का फोन आया और उसने मुझे एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना शुरू किया जिसके काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले उसने मुझे रुक कर पूछा, क्या आप इस पॉलिसी के बारे में और डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड हैं? और मजे की बात यह है कि मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सोच ही रहा था, सो इसलिए मैं उसकी बात सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। सो उसकी बात के जवाब में मैंने ये कहा, यस आई एम ऑल ईयर्स। हाँ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। यस आई एम ऑल ईयर्स। वैसे अगर मैं ये भी कह देता कि यस आई एम इंटरेस्टेड या यस आई एम ईगर टू हियर तो वो भी ठीक रहता, लेकिन ऑल ईयर्स को यूज करके मैंने अपनी इंग्लिश को और इफेक्टिव और हाई क्वालिटी बना लिया। इसको हिंदी मुहावरे में कहा जाए तो किसी बात को सुनने के लिए कान खड़े हो जाना का मतलब भी यही होता है। एक टीचर ने दूसरी टीचर से कहा, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स टू हियर अबाउट द हॉलीडे। अगर आप जॉब करते हैं तो ये एग्जाम्पल आपके काम की है। आई वॉज ऑल ईयर्स व्हेन माई मैनेजर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई सैलरी इंक्रीमेंट। मैं बिल्कुल सतर्कता से सुनने लगा जब मेरे मैनेजर ने मेरे सैलरी इंक्रीमेंट की बात शुरू की। I was all ears when my manager started talking about my salary increment. इन वर्ड्स को हम अपने लिए तो यूज करते ही हैं, जैसे कि I was all ears, I am all ears, पर दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे she is all ears, he was all ears, इस तरह से। हम इन वर्ड्स को किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए भी बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने अपने घर पे डिनर ऑर्गेनाइज किया। हम सब दोस्तों को बुलाया और डिनर के बाद हम गप्पे मार रहे थे और एक दोस्त ने कहा कि उसका गाना सुनाने का मन हो रहा है और इस बात का हम सब ने स्वागत किया और हम में से एक दोस्त ने कहा, यस वी आर ऑल ईयर्स, हम सब तैयार हैं। सो इन वर्ड्स को आप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए भी बोल सकते हो, वी आर ऑल ईयर्स। हेलो, मैं हूं अव्वल। इस वीडियो की शुरू में जो कलरफुल इफेक्ट देखा, कैसा लगा आपको?
मेरी पिछली वीडियोस में ये कलरफुल इफेक्ट नहीं था, सिंपल वर्ड्स लिखे होते थे, पर इस इफेक्ट के साथ यही चीज थोड़ी और अट्रैक्टिव बन गई। इसी तरह मेरे पीछे ये जो ब्लू बैकग्राउंड है, हर वीडियो में ये बैकग्राउंड चेंज की जाती है मेरी टी शर्ट के कलर के हिसाब से। हम बैकग्राउंड ना भी चेंज करते तो क्या फर्क पड़ता? हम SLR प्रोफेशनल कैमरा की जगह एक मोबाइल फोन से भी रिकॉर्डिंग करते तो क्या फर्क पड़ता? आप समझ गए मेरी बात। हर छोटी छोटी चीज से क्वालिटी इंप्रूव होती है और एक अच्छी वीडियो बन के आती है। हमारे आज के जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो भी क्वालिटी से रिलेटेड हैं, और ये वर्ड्स हैं कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स। ऐसा ही एक और इंग्लिश वर्ड है शॉर्टकट। शॉर्ट कट, शॉर्ट कट, कट कॉर्नर्स। शॉर्ट कट, कट कॉर्नर्स। जी हाँ, मतलब शॉर्टकट नहीं है, पर वो शॉर्टकट जो नहीं होना चाहिए, जो सही नहीं है। सो कट कॉर्नर्स का मतलब है किसी काम को काम चलाऊ तरीके से करना, किसी काम को जल्दबाजी में करना, या किसी काम को कम कीमत में कर लेना, और इसके कारण उसके आउटपुट में, उसके फाइनल रिजल्ट में कोई कसर रह जाना। वो बात ना बने जो बननी चाहिए थी, वो क्वालिटी ना आ पाए जो आनी चाहिए थी। एग्जाम्पल, आई डू नॉट कट कॉर्नर्स वाइल मेकिंग माई वीडियोज। मैं अपनी वीडियोस को बनाते हुए महंगे प्रोफेशनल कैमरा के पैसे नहीं बचाता। मैं बैकग्राउंड चेंज करने का टाइम नहीं बचाता। आई डू नॉट कट कॉर्नर्स वाइल मेकिंग माई वीडियोज। एक और एग्जाम्पल, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डू नॉट कट कॉर्नर्स। सफलता मेहनत से मिलती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैंने कुछ दिन पहले एक वुडन अलमारी खरीदी। काफी महंगी अलमारी थी, और उसमें जो मटेरियल यूज हो रखा था, जैसे कि कील, लकड़ी, कब्जे, वो सब अच्छा था सिवाय हैंडल्स के। जो हैंडल्स थे वो दिखने में तो बहुत पॉलिश्ड, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सॉलिड लग रहे थे, लेकिन उतने सॉलिड थे नहीं। कुछ ही दिनों के बाद वो हैंडल्स लूज हो गए, निकल गए, फिर फाइनली मुझे उनको रिप्लेस करना पड़ा, चेंज करवाना पड़ा। The Almirah maker had cut corners while making the Almirah. उसने सस्ते हैंडल्स यूज करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन तो कमा लिया, लेकिन एक अच्छा कस्टमर भी लूज कर दिया। सो आपने नोटिस किया कि इन वर्ड्स को हम हर उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जहां काम की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, चाहे वो टाइम या कीमत या मेहनत बचा के किया हो। तो एक ऐसा शॉर्टकट जो सही नहीं है। एक और एग्जाम्पल, I like the chairs in his office. He has not cut the corners on comfort of his employees. मुझे उसके ऑफिस की चेयर्स पसंद हैं। उसने अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट का ध्यान रखा, उनके आराम का ध्यान रखा, और अच्छी चेयर्स खरीदने में पैसे नहीं बचाए। I like the chairs in his office. He has not cut the corners on comfort of his employees. अगर आप भी मेरी वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं निकालोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा, इफ यू कट कॉर्नर्स इन प्रैक्टिसिंग यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव योर इंग्लिश। हेलो, मैं हूं अव्वल, और आज हम जिन वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को कट, एक्शन, आज हम जिन कट, एक्शन, आज हम जिन इंग्लिश वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं, कट, आज हम जिन इंग्लिश वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं। अरे, कैमरा ऑन है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा हमने जानबूझ के ऑफ नहीं करा था, आपको बताने के लिए कि आपके लिए वीडियोस शूट करना कोई आसान काम नहीं है। इस स्टूडियो में हाई पावर लाइट्स की हीट, कैमरे से आई कांटेक्ट, सब कुछ बोलना आसान काम नहीं है। मेकिंग अ वीडियो इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये क्या कहा मैंने? अ पीस ऑफ केक? क्या मतलब है इसका? इस वीडियो में हम जानेंगे अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब है।
जी हाँ, आज के हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई काम जो बहुत आसान हो, बहुत इजी हो। और इसी तरह से जब हम कहते हैं नॉट अ पीस ऑफ केक, तो उसका मतलब है कोई काम जो आसान नहीं है, मुश्किल है, जैसे कि वीडियोस शूट करना। एग्जाम्पल्स देता हूं। मेकिंग कस्टर्ड इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कस्टर्ड बनाना मेरे लिए तो बहुत आसान काम है। या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए कि कस्टर्ड बनाने में तो मैं माहिर हूं। मेकिंग कस्टर्ड इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डू यू थिंक डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक? क्या आपको लगता है कि डांस करना बहुत आसान है? डू यू थिंक डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक? इन वर्ड्स को यूज करना भी बहुत आसान है। सिर्फ इतना करना है कि सेंटेंस में इजी की जगह अ पीस ऑफ केक फिट कर देना है। जैसे कि पिछली एग्जांपल में डू यू थिंक डांसिंग इज इजी, इसको हमने बना दिया डू यू थिंक डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक। ऐसा करने से हमारी इंग्लिश और इफेक्टिव हो गई। हिंदी का मुहावरा बाएं हाथ का खेल होना, इसका भी कुछ ऐसा ही मतलब है। पुल शॉट इज अ पीस ऑफ केक फॉर सचिन तेंदुलकर। अब कुछ एग्जांपल्स नॉट अ पीस ऑफ केक की भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैथमेटिक्स मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए आसान नहीं है। आवर क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्ग बट इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक टू रीच द फाइनल्स। हमारी क्रिकेट टीम तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फाइनल्स तक पहुंचना आसान काम नहीं है। आवर क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्ग बट इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक टू रीच द फाइनल्स। हेलो, मैं हूं अव्वल। क्या हमारी सरकार ये जानती है कि देश में करप्शन है? और अगर ये जानती है तो क्या देखकर अनदेखा कर रही है, नजरअंदाज कर रही है? देखकर अनदेखा करना, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बात को देखकर अनदेखा करना इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आज के हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब है किसी चीज को या किसी इंसान को नजरअंदाज करना, जानते हुए भी ध्यान ना देना, अनदेखा करना या इग्नोर करना। एग्जाम्पल, हाउ कैन गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द करप्शन इन आवर कंट्री? हमारे देश में करप्शन को, भ्रष्टाचार को हमारी सरकार देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकती है? सो आपने देखा कि टर्न अ ब्लाइंड आई के साथ आप टू लगा के टर्न अ ब्लाइंड आई टू वो बात कह सकते हैं जिस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे हमारी एग्जांपल में करप्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है, टर्न अ ब्लाइंड आई टू द करप्शन। क्योंकि किसी चीज को नजरअंदाज करना सही बात नहीं है, इसलिए इन वर्ड्स को भी नेगेटिव वे में ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द डस्ट इन योर रूम। अपने रूम में फैल रही धूल को इग्नोर मत करो, अनदेखा मत करो। माई मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू माई सजेशन। मेरे सुझाव को, मेरे मशवरे को मेरे मैनेजर ने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। इन वर्ड्स को यूज करना भी बहुत आसान है। सिर्फ अपने सेंटेंस में इग्नोर को चेंज कर देना है टर्न अ ब्लाइंड आई टू के साथ। सो टेंस के हिसाब से अगर आप कह रहे हो इग्नोर तो बन जाएगा टर्न अ ब्लाइंड आई टू। अगर आप कह रहे हो इग्नोरिंग तो बन जाएगा टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू। अगर आप कह रहे हो इग्नोर्ड तो बन जाएगा टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू। और अगर आप कह रहे हो विल इग्नोर तो बन जाएगा विल टर्न अ ब्लाइंड आई टू। I know if I ask him for money, he will turn a blind eye to my request. मुझे मालूम है कि अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो वो मेरी इस बात को नजरअंदाज कर देगा। हो सकता है वो इस बात को गोलमोल कर जाए, मुझे कोई और बातों में उलझा दे, लेकिन पैसे मांगने वाली बात को इग्नोर कर जाएगा। जैसे मैंने बताया, ज्यादातर सिचुएशंस में ये वर्ड्स नेगेटिव वे में यूज किए जाते हैं क्योंकि किसी चीज को इग्नोर करना गलत होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज को जब हम इग्नोर करते हैं तो हमारे हिसाब से वो अच्छे के लिए होता है। I turn a blind eye to the negative people around me. मैं अपने आसपास जो बुरे लोग हैं उन पे ध्यान नहीं देता हूं। Just turn a blind eye to him if he shouts at you. अगर वो तुम पे चिल्लाए तो बस तुम उसे इग्नोर कर देना, उस पे ध्यान मत देना।
आपसे एक मजेदार बात शेयर करता हूँ। मैं कोक और पेप्सी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे फ्रिज में हर टाइम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं। किसी पार्टी में जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे पूरा जोर रहता है। हाँ, मुझे मालूम है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है और लोग मुझे जब ये समझाते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि कंट्रोल नहीं होता। तब लोग मुझे ये कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ यू शुड टर्न अ ब्लाइंड आई टू दीज थिंग्स। अपनी सेहत की खातिर इन चीजों को इग्नोर करना शुरू करो। हेलो, मैं हूं अव्वल। आज इस वीडियो में जिन इंग्लिश वर्ड्स को हम सीखेंगे वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपनी जॉब में यूज कर सकते हैं। और वो वर्ड्स हैं इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब है कोई काम तेज रफ्तार से होना, अच्छी गति से होना या पूरे जोरों पे होना। The construction of the bridge is in full swing. ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम पूरी अच्छी स्पीड से चल रहा है। The construction of the road is in full swing. रोड की कंस्ट्रक्शन काम अच्छी रफ्तार से हो रहा है, अच्छी गति से हो रहा है। रोड काफी जल्दी रेडी हो जाएगी। The construction of the road is in full swing. ये वर्ड्स न्यूज चैनल्स पे बहुत कॉमनली सुने जाते हैं। अर्थक्वेक के केस में या किसी ट्रेन एक्सीडेंट के केस में जब लोगों को बचाने का काम चल रहा होता है, एक अच्छी गति से चल रहा होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है द रेस्क्यू ऑपरेशंस आर इन फुल स्विंग। लोगों को बचाने का काम अच्छी रफ्तार से चल रहा है, बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। द रेस्क्यू ऑपरेशंस आर इन फुल स्विंग। मेरा एक दोस्त है जो वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करता है। कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस इज इन फुल स्विंग। जो घड़ियों की प्रोडक्शन है उसका काम अच्छी गति से चल रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस इज इन फुल स्विंग। एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे दोस्त ने मुझे एक पार्टी पे बुलाया। मैं पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर जब तक मैं पहुंचा तो पार्टी पूरे जोरों पे थी, रंग जमा हुआ था, लोग एंजॉय कर रहे थे। सो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी वाज इन फुल स्विंग। जॉब में आप ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इज इन फुल स्विंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स इज इन फुल स्विंग। एग्जाम्स की तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स इज इन फुल स्विंग। हमने इन वर्ड्स को किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज करना है। जैसे कि कार तेज रफ्तार से चल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि द कार इज इन फुल स्विंग। ये वर्ड्स किसी कार्य या किसी एक्टिविटी या किसी काम के लिए ही यूज किए जाने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज इन फुल स्विंग। सो कोई कार्य, कोई काम जो अच्छी गति से चल रहा है, पूरे जोरों पे चल रहा है, उसके लिए ये वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए। इतनी सारी एग्जांपल्स देने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव था ताकि आप समझ सको कि कितनी आसानी से इन वर्ड्स को आप अपनी डेली इंग्लिश का पार्ट बना सकते हो। फिलहाल मेरी इन वीडियोस को देख के योर लर्निंग प्रोसेस इज इन फुल स्विंग। हेलो, मैं हूं अव्वल। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आज आपको कौन से वर्ड्स बताए जाएं जो हम अपनी डेली इंग्लिश में यूज करते हैं। तभी मुझे एक न्यूज हेडलाइन में वो वर्ड्स मिल गए जिसे हम आज सीखेंगे, और वो वर्ड्स हैं पास द बक। आपने कभी वो गेम खेला है या देखा है जिसमें म्यूजिक बजने पे एक तकिया एक दूसरे को पास किया जाता है और म्यूजिक रुकने पे जिसके हाथ में वो तकिया होता है उसे कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ एक्टिंग करनी होती है, या जोक या म्यूजिक या सॉन्ग कुछ करना होता है। और हर किसी की कोशिश होती है कि वो तकिया जल्द से जल्द दूसरे को पास कर दे ताकि उसे कुछ परफॉर्म ना करना पड़े, क्योंकि आखिर में जो बचता है वो विनर होता है। अब ये मत सोचिए कि इस गेम को पास द बक कहते हैं, पर पास द बक का मतलब होता है बचना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, किसी ब्लेम से बचना, और उस ब्लेम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के सर डाल देना। इन वर्ड्स का हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी ब्लेम को, किसी दोष को जब हम किसी और के सर डाल देते हैं, किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इन वर्ड्स का तब यूज होता है।
सो इन वर्ड्स को तब नहीं यूज करना जब कोई अप्रिसिएशन की बात हो, शाबाशी की बात हो। एग्जाम्पल, यू फॉरगॉट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोंट पास द बक टू मी नाउ। तुम बिजली का बिल भरना भूल गए थे, सो अब इल्जाम मुझ पे मत डालो, मुझे दोषी मत ठहराओ। एक और एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपर्ट एट पासिंग द बक टू ईच अदर। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में माहिर हैं। जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ काम दिया हो और फिर उस इंसान से पूछा हो कि वो काम हुआ कि नहीं, और उसने कहा हो कि काम नहीं हुआ क्योंकि फलाना छुट्टी पे था, या फलाने ने मुझे डेटा देना था अभी तक नहीं दिया, या फिर और कोई बहाना। सो इस सिचुएशन में आप उसे कह सकते हो, द टास्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट पास द बक टू समवन एल्स। ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, काम पूरा ना होने के लिए किसी और को दोषी मत ठहराओ, किसी और को ब्लेम मत करो। जब भी किसी सिचुएशन में कोई काम सही नहीं होता, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ काम ठीक से नहीं होता, कुछ काम नहीं हो पाता, और हम इसका इल्जाम किसी और के सर डाल देते हैं, तो हम कहते हैं वी पास्ड द बक। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे लंच पे बुलाया। उसने और उसकी वाइफ ने बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत चाव से खाना बना रखा था। जब हमने लंच खाना शुरू किया तो एकदम से मेरे दोस्त की वाइफ बोली, उफ, दाल में नमक कम है, मेरी काम वाली बाई कुछ भी ठीक से नहीं बनाती, और उसने मुझे खाना चखने को भी नहीं कहा कि मैं देख लेती कि नमक वमक कम तो नहीं है। यह सुनते ही मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ को कहा, डोंट पास द बक टू योर मेड। सही कहा उसने, क्योंकि खाने पे मुझे उन लोगों ने बुलाया था, ना कि उनकी मेड ने। सो खाना ठीक से बना है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि उनकी मेड की। डोंट पास द बक टू योर मेड। वैसे इस एग्जाम्पल में हम पास द बक की जगह ब्लेम वर्ड यूज कर देते हैं। हम कहते हैं डोंट ब्लेम योर मेड, तो वो भी वही मतलब होता, वो भी सही होता। पर फिर आपकी नॉर्मल इंग्लिश, इफेक्टिव और इंप्रेसिव इंग्लिश ना बन पाती। अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाओ, भीड़ से आगे निकलो। मैं इंतजार करूंगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का, और अगर आपके लाइक्स ना आए तो मैं कहूंगा शायद ये वीडियो ही सही नहीं बनी, शायद मेरे साउंड इंजीनियर ने माइक ठीक से नहीं लगाया, शायद मेरे कैमरामैन ने ठीक से फोकस नहीं किया, शायद आज का दिन ही खराब था। आई विल पास द बक। और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।